जा अपनी ताक से दूर जा अब तल Cruising in my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. Hello students, namaste, namaskar, welcome to KK Commerce Academy, the destination where success begins. Students, 11th OCM हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें चल रहा है सीरीज नंबर 4, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1, और उसका आज है एपिसोड नंबर 5। लेकिन एपिसोड उसका कंटेंट स्टार्ट करने के पहले आज कुछ अच्छा पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, क्या लिखा हुआ है? स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर। आपने बहुत लोग देखे होंगे ना बोलने वाले, पढ़ के किसका भला हुआ है यार, क्या करना है पढ़ाई करके, किसी का भला नहीं हुआ। स्टूडेंट्स, मेरा तो हुआ है, बाकी जनता का मैं नहीं बोल सकता, शायद ऐसे बोलने वाले लोग होंगे और मिलेंगे भी आपको, लेकिन मैं बोल सकता हूं कि मेरा पढ़ाई की वजह से, स्टडी की वजह से भला हुआ है। वेयर आई एम टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ माई स्टडी। आज मैं टीच कर रहा हूं, आप मुझे सुन ले रहे हो, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन चुका हूं, नाम के आगे 2 लेटर लग चुके हैं, सी और ए, तब मेरा नाम नहीं ब्रांड बन चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ स्टडी। स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर। आपको बहुत बार ऐसा होता है स्टडी के टाइम की स्टडी करते हैं तो नींद आती है, साला खेलने के लिए मजा आता है, होता है ना ऐसा? ये नॉर्मल साइकोलॉजी है, हर एक के लिए, हर एक के बारे में, मेरे भी बारे में ऐसा कुछ, आई एम नॉट एक्सेप्शन फॉर दिस। तो लेकिन स्टडी के टाइम में क्यों बोर होता है, क्यों ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी स्टडी नहीं करना है, रख देना चाहिए, क्यों इतना पढ़ना पड़ता है, क्या करना है इतना पढ़ के, लाइफ में किधर काम में आने वाला है? हम लॉजिक लगाते हैं ऐसे टाइम में, लॉजिक बहुत यूज करते हैं, साला पाइथागोरस थ्योरम किधर काम में आएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या काम में आएगा, क्या करेंगे सीख के, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या प्रैक्टिकली काम में आएगा या नहीं। तो आपका लॉजिक फिलहाल बाजू में रख दो। पहली बात तो समझ लो, आप कॉमर्स में आए हो तो आपका सिलेबस ऐसा फ्रेम किया हुआ है जो प्रैक्टिकली काम में आने वाला है। फिर भी इन केस आपको अगर कहीं पे फील हो कि ये काम का नहीं है, फिर भी आपको करना तो है, तो अच्छा सोच के क्यों ना करे। देखो, आपको जब पता होता है ना कि आपका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्टडी, तो आपका स्टडी का डेडिकेशन लेवल बढ़ जाएगा। स्टूडेंट, आई होप कि आप मे बी मिडिल क्लास फैमिली से, रिच क्लास फैमिली से, जैसे भी बिलोंग करते हो, आप बिजनेस संभालोगे, अच्छी बात है, करो भाई। अगर बिजनेस वेल सेटअप है तो करना भी चाहिए, आई सपोर्ट दिस, बट इट डजंट मीन कि स्टडी इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो यार, दुकानी संभालना है, क्या करना है स्टडी करके, नेवर। पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं होता स्टूडेंट, एजुकेशन कभी वेस्ट नहीं होता, नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता। स्टडी फॉर अ बेटर फ्यूचर। ओके, सो बेटर फ्यूचर के लिए स्टडी करना है, तो चलो करते हैं स्टडी स्टार्ट। स्टूडेंट्स, आज का कंटेंट क्या है देख लो। आज के एपिसोड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव कंपनी और एवरीथिंग अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग देखेंगे, उसके फीचर देखेंगे, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और टाइप्स भी देख लेंगे, टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, तो चलो करते हैं आज का एपिसोड स्टार्ट। स्टूडेंट्स, सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का हम मीनिंग वगैरह डिटेल में देख चुके हैं। नाउ टाइप्स। फर्स्ट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। सर ये मीनिंग तो नहीं पता, मतलब पढ़ा नहीं ना सर अब तक, लेकिन कंज्यूमर नाम से तो समझ रहा है कि ये कुछ कस्टमर का ही होगा सर रिलेटेड, इतना तो समझ रहा है। सो देखो, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स आर, sorry, excuse me, consumer cooperatives are formed by the consumers किस लिए? to obtain their daily requirement at reasonable prices। देखो बच्चों, एज अ कंज्यूमर हमें जो डेली कंजम्पशन के लिए गुड्स लगते हैं वो रिजनेबल रेट पे मिले, इसलिए बहुत सारे कंज्यूमर साथ में आए और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी, दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, these societies protect, क्या प्रोटेक्ट करते हैं? लोअर एंड मिडिल क्लास पीपल फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन। देखो बच्चों, ऐसे जो लोग हैं हमारे सोसाइटी में जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लोगों को एफोर्ड, मतलब पॉसिबल नहीं है सब चीजें मॉल से खरीदना या कॉस्टली लेना, ठीक है? तो इनको बस डेली कंजम्पशन के गुड्स लेना भी कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है। तो ऐसे लोगों का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, सामने वाला शॉपकीपर इनका फायदा ना उठाए, इसलिए
कुछ कंज्यूमर साथ में आए और कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट कर दी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। देखो ये कैसे वर्क करती है। देखो एवरी मेंबर इज कोऑपरेटिव ओनर, ठीक है। देखो जितने भी मेंबर्स है वो कोऑपरेटिव के मेंबर बन जाएंगे। आपको याद होगा कोऑपरेटिव में वॉलेंटरी एंड ओपन मेंबरशिप, राइट। सो सबके सब मेंबर बन जाएंगे, ठीक है। सबने सब्सक्रिप्शन पे किया। उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव टू मीट देयर कॉमन नीड्स एंड एस्पायरेशन, और ये कंज्यूमर कोऑपरेटिव के साथ में आए ये सब एक दूसरे की नीड फुलफिल करने के लिए। ओके, सो हमें डेली कंजम्पशन के जो गुड्स लगेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, मेंबर्स यूज होम डिलीवरी, स्टोर्स, इंश्योरेंस, वेलफेयर, नर्सिंग केयर सर्विसेज एटसेट्रा। सो ऐसे बहुत सारी सर्विसेज है जिसका फायदा कौन उठाएगा? मेंबर्स। तो जो मेंबर्स है एक दूसरे के फायदे के लिए, डेली कंजम्पशन के गुड्स के लिए और सर्विसेज के लिए साथ में आ गया, दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, और ये भी देख सकते हो आप, ऑपरेशन मतलब कौन हैंडल करता है ये? मेंबर्स हैव देयर से एट जनरल असेंबलीज और कमिटीज, वॉलेंटरी एक्टिविटीज एटसेट्रा। तो देखो ये टेबल पे बैठे हुए देख रहे हैं आपको, टेबल पे 4 लोग बैठे हुए मीटिंग के लिए। अरे नहीं खाना नहीं खा रहे बच्चों, मीटिंग है वो, ठीक है। सो ये कौन है? मैनेजमेंट कमेटी। मैनेजमेंट कमेटी मतलब कौन होता है? बेसिकली जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसके फॉर एग्जांपल 60,000 मेंबर्स है। तो क्या 60,000 मेंबर्स थोड़ी बिजनेस संभालेंगे? उन्होंने वोटिंग से फॉर एग्जांपल 10 लोगों को अपॉइंट कर दिया है, तो वो 10 लोग डे टू डे बिजनेस संभालते हैं। ओके, तो ऐसे होता है वर्क। ये होता है मैनेजमेंट कमिटी, ठीक है। तो वो बिजनेस मैनेज करते हैं और बेसिकली इनका इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट कमाना? अरे नहीं, प्रॉफिट कमाना इंटेंशन होता ही नहीं कोऑपरेटिव सोसाइटी का। तो जस्ट उनकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए और रीजनेबल प्राइस पे उनको गुड्स मिले, इसके लिए कंज्यूमर साथ में आ गया, दैट इज कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। ये था टाइप नंबर 1। सेकेंड टाइप इज प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब कौन साथ में आ जाएंगे? प्रोड्यूसर्स, ऑफ कोर्स यार। सो देखो प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव आर वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स। ओके, तो प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव ये जो है ये वॉलेंटरी एसोसिएशन है। वॉलेंटरी मतलब क्या? ऑफ कोर्स आप समझ गए ना, एनीवन कैन ज्वाइन दिस, ठीक है। वॉलेंटरी एसोसिएशन है ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड आर्टिशंस हु जॉइन हैंड्स टू फेस कंपटीशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। बच्चों देखो हुआ ऐसा है कि मैं छोटा सा प्रोड्यूसर हूं, ठीक है, और कंपटीशन बहुत तगड़ा है बच्चों। मार्केट में इतना कंपटीशन है, इतने सारे प्रोड्यूसर्स है कि मैं उनके सामने compete करना मुझे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जस्ट समझ लो मेरा छोटा सा दुकान है और मेरा रोज का 10-20 हजार का टर्नओवर है, ठीक है, या फिर 10,000 का टर्नओवर है, छोटा सा बिजनेस है मेरा। तो ऐसे बिजनेस है और मेरे बाजू में आ गया बड़ा सा मॉल, क्या मैं उसको compete कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स नहीं यार। और एवरीबडी इज गोइंग टू मॉल। मॉल क्यों? मॉल मतलब एक स्टेटस है भाई, मॉल से खरीद के लाया, इसलिए लोग वहां पे जाएंगे खरीदने। तो मेरे तो हो गए वन डे। तो ये तो एक छोटे एक पर्सन का एग्जांपल हो गया, लेकिन ऐसा होता है कि कंपटीशन इतनी ज्यादा है, हमारे पास पैसे लिमिटेड है, और ऐसे स्मॉल ट्रेडर्स या फिर आर्टिशंस मतलब लेबर लोग भी हो सकते हैं इवन वो, तो ऐसे मजदूर लोग वगैरह जो पुअर क्लास से बिलोंग करते हैं वो साथ में आ जाते हैं। किस लिए? साथ में आके काम करेंगे कोऑपरेटिव में और ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो दे जॉइन द हैंड्स टू फेस द कंपटीशन एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो कंपटीशन फेस करने के लिए सब साथ में आके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करने का ट्राई करते हैं। यह है प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल सर्विस कोऑपरेटिव। सर ये भी तो समझ रहा है नाम से, इंडस्ट्री वाले ही होंगे। सो देखो, द सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल्स, टूल्स एंड मशीनरीज टू द मेंबर्स। ओके, ये सोसाइटी क्यों बनी है? इंडस्ट्रियल सर्विस सोसाइटी इज द सोसाइटी अंडरटेक टू सप्लाई रॉ मटेरियल है, टूल्स है, मशीनरी है, ये मेंबर्स को सप्लाई करना है, इसलिए ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी है। तो देखो, द प्रोड्यूसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली एंड सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी। ओके, मतलब होगा कैसा? देखो फॉर एग्जांपल ये एक रियल इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी है बच्चों, ठीक है। आप फोटो से समझ सकते हो इट इज रियल। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 लोग है अभी, ठीक है। मिनिमम 10 पीपल चाहिए ना कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए। फॉर एग्जांपल 20 लोग है, तो ये क्या करेंगे? अलग अलग जिसका उसका प्रोडक्शन है सब प्रोडक्शन करेंगे जिसका उसका, ठीक है।
किसी का प्रोडक्शन घर पे है, किसी का फैक्ट्री है छोटा सा, किसी का शॉप में कर रहा है, तो जो भी प्रोडक्शन अलग अलग प्लेस से चलेगा, देखो यहाँ पे दिया है द प्रोड्यूसर्स वर्क इंडिपेंडेंटली, वो अलग से प्रोडक्शन होगा, एंड सेल देयर इंडस्ट्रियल आउटपुट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो क्या करेंगे, सब लोग मिलकर कोऑपरेटिव सोसाइटी को सेल कर देंगे आउटपुट, फिर वहां से बल्क में किसी को सेल होगा, वो आगे की बात। मतलब मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं ना, तो मुझे कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी प्रोडक्शन करूंगा कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाके दे दूंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हम साथ में आ गए, फॉर एग्जांपल 100 मेंबर्स हम प्रोडक्शन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को लाके दे देते और वहां से फिर सेल होता है। ओके, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल सर्विस। इनकम का क्या होगा, क्या बोल रहे हो बच्चों? ओके, देखो बेनिफिट कैसे होगा कि पहली बात तो आप अगर आप बल्क क्वांटिटी प्रोड्यूस कर सक रहे हो तो आप बड़े बड़े कस्टमर को भी टारगेट कर सकोगे, ठीक है। दूसरी बात, जब हम ज्यादा क्वांटिटी सेल करते हैं ना, तब कहीं ना कहीं एडवर्टीजमेंट या प्रमोशन पे भी खर्चा करना पॉसिबल हो जाता है। वैसे तो एडवर्टीजमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी में कम ही होता है एज कंपेयर टू कंपनीज वगैरह, बट फिर भी फॉर एग्जांपल मेरा अकेले का दुकान है तो मैं एडवर्टीजमेंट कर करके कितना करूंगा ना, 5,000, 10,000, 15,000 लिमिटेशन है। लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात आती है तो वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख भी खर्चा कर सकती है, क्योंकि उनके पास 100 लोगों से प्रोडक्शन गुड्स आ रहे हैं, तो उतने बल्क लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है, और जो भी प्रॉफिट आता है वो ऑफकोर्स मेंबर्स को एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, ऑफकोर्स साथ में आने के फायदे भी है, नुकसान भी है वो कहीं ना कहीं। ओके, तो डिपेंड्स, यहां पे तो फायदे की बात चल रही फिलहाल। नेक्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये किस लिए साथ में आए होगे, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना सर, क्या आप भी सो देखो, इन दिस टाइप प्रोड्यूसर मेंबर्स आर ट्रीटेड एज एम्प्लॉयज ऑफ द सोसाइटी एंड आर पेड वेजेस फॉर देयर वर्क। द सोसाइटी प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल एंड इक्विपमेंट टू एवरी मेंबर। सोसाइटी क्या करती है, देखो यहाँ पे सोसाइटी ऑफिस है, मैन्युफैक्चरर कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, तो ये क्या करते हैं कि हर प्रोड्यूसर को रॉ मटेरियल और इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो होगा क्या, अरे भाई प्रोड्यूसर मेंबर्स जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं ना, उनको एज अ एम्प्लॉय ट्रीट किया जाएगा, ठीक है, और सब लोग साथ में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, या फिर सबको मशीनरी दिया जाएगा, मशीन और इक्विपमेंट फ्रॉम कोऑपरेटिव सोसाइटी, और वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और कोऑपरेटिव सोसाइटी को ला के देंगे। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के लिए साथ में आए, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। देखो अब ये दो सब कैटेगरी थे, प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव था ना, प्रोड्यूसर्स में 2 टाइप थे, एक इंडस्ट्रियल सर्विस और दूसरा मैन्युफैक्चरिंग। अब थर्ड टाइप प्रोड्यूसर्स के बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। सो देखो द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज्ड एजेंसी टू एलिमिनेट मिडलमैन। ओके, मार्केटिंग कोऑपरेटिव बच्चों, इवन नासिक में भी अगर आपने देखा होगा एपीएमसी बोला जाता है उसको, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स मार्केटिंग कमेटी, ठीक है। इवन मार्केटिंग कमेटी मतलब ये मार्केट है। फ्रूट बाजार देखा होगा, शरद पवार फ्रूट बाजार है नासिक में, पेट रोड को। इवन दिंडोरी नाका पे एक सब्जी वेजिटेबल मार्केट है। तो मार्केट में होता क्या है, बहुत सारे फार्मर आते हैं और उनका वेजिटेबल या फ्रूट्स वगैरह जो भी लेकर, और वहां पे सेल किया जाता है, राइट, वही है मार्केटिंग कमेटी। सो क्या दिया है, द आउटपुट ऑफ डिफरेंट मेंबर्स इज पुल्ड, सबका आउटपुट लाओ एक जगह पे लाओ, पुल्ड मतलब कलेक्ट करना, कलेक्टेड एंड सोल्ड थ्रू अ सेंट्रलाइज एजेंसी टू एलिमिनेट मिडलमैन। मिडलमैन नहीं भाई, डायरेक्टली सेंट्रलाइज वहां से सेल करेंगे। ओके, द सेल प्रोसीड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मेंबर्स इन द रेशियो ऑफ देयर आउटपुट। तो जिसने जितना आउटपुट लाया वो इस सबसे उसको पैसा बांट दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरा फॉर एग्जाम्पल सिर्फ 2 एकड़ खेती है, ठीक है। क्या मैं सोच सकता हूं कि मेरा प्रोड्यूस जो भी निकालूंगा मैं वो फॉरेन में मतलब एक्सपोर्ट करूंगा और वहां से पैसे आएंगे? अरे 2 एकड़ है भाई तेरी, कितने मजे, कितने जम मार रहा है, पॉसिबल है क्या ऐसा? ठीक है, नहीं हो सकता ऐसा। आपके पास अगर बड़ा खेत होता, ज्यादा प्रोडक्शन होता तो आप कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या किया, मेरे जैसे फॉर एग्जाम्पल 200 लोग हैं जिनके पास सिर्फ 2-2 एकड़ है, तो ऐसे 2-2 एकड़ वाले जब 200 लोग आए तो 400 एकड़ हो गया, और सबका जब प्रोडक्शन कलेक्ट किया, पुल्ड किया, तो वो एक्सपोर्ट हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है, यस। तो मार्केट में यही होता है, जितने भी प्रोड्यूसर्स है सबका प्रोडक्शन पुल्ड किया जाता है और वहीं से सेल किया जाता है सेंट्रलाइज एजेंसी से। और पैसे कैसे बांटे जाते हैं, जिसने जितना आउटपुट था वो इस सबसे पैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी।
फार्मिंग नाम से समझ गए, फार्मर साथ में आ रहे। सो देखो दीज आर वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ स्मॉल फार्मर्स। ये पहली बात तो हर इसमें लिख सकते हैं वॉलेंट्री एसोसिएशन, क्योंकि वो कांस्टेंट पॉइंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वॉलेंटरी ही होता है। तो ये किसको मिलकर बनी है? स्मॉल फार्मर्स हु जॉइन टुगेदर टू ऑब्टेन इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग। सो बहुत सारे फार्मर साथ में आ गए जिनको होलसेल का बेनिफिट लेना है, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल, उसका बेनिफिट लेना चाहते हैं। दे पुल देयर लैंड्स एंड डू फार्मिंग कलेक्टिवली विद द हेल्प ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू मैक्सिमाइज एग्रीकल्चर आउटपुट। मतलब इन्होंने क्या किया, एक दूसरे का लैंड, नहीं ऐसा हनुमान जी थोड़ी है लैंड उठा के लाएंगे ढोकलो, वैसे नहीं। लेकिन फॉर एग्जांपल मेरी 3 एकड़ खेती है, बाजू में 3 एकड़ खेती है, तो ऑब्वियसली वो अलग प्रोडक्शन करता है, मैं अलग प्रोडक्शन करता हूँ, राइट। लेकिन क्या होता है कि ज्यादा प्रोडक्शन नहीं निकलता। मतलब कहने का मतलब सुन लो, 3 एकड़ में जितना प्रोडक्शन निकल रहा है प्लस 3 एकड़ में जितना निकल रहा है, फॉर एग्जांपल दोनों में निकल रहा है 100 टन। लेकिन अगर 6 एकड़ कंबाइन कर दी जाए ना, तो 100 + 100 200 नहीं 250 टन आउटपुट निकलेगा। सर ऐसा कैसे होगा? अरे बीच की जगह कट हो जाएगी, दोनों साथ में मिलके काम करेंगे, दोनों साथ में मिलके अगर काम कर रहे हैं तो ज्यादा पैसा भी आएगा, ज्यादा पैसा आ रहा है तो वो टेक्नोलॉजी भी यूज कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल पहले ट्रैक्टर खरीदना उनको पॉसिबल नहीं था, अब दोनों मिलकर ट्रैक्टर खरीद लेंगे। ये तो मैंने 2 लोगों का बेनिफिट दिया, एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही फार्मिंग कोऑपरेटिव में मल्टीपल फार्मर साथ में आते हैं, उनकी लैंड वो कलेक्टिवली काम करते हैं। भाई तेरी खेती मतलब लैंड कनेक्टेड है, दोनों मिलके खेती करेंगे, दोनों मिलके टेक्नोलॉजी लाएंगे, दोनों मिलके फर्टिलाइजर लाएंगे। तो ये दोनों का एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत लोग साथ में आएंगे, बहुत फार्मर साथ में आएंगे, जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड दे वर्क, दे डू फार्मिंग कोऑपरेटिवली कलेक्टिवली। ठीक है, ये है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी। नेक्स्ट हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। अभी हाउसिंग क्या है? हाउसिंग नाम से समझ जाओ ना यार, घर से रिलेटेड है ऑफकोर्स। तो देखो दिस सोसाइटीज आर फॉर्म बाय लॉ एंड middle income group people in urban areas to have a house of their own. So even urban area में आ गए, आपके पास लिमिटेड पैसा, मिडल मैन हो तो आपका भी खुद का घर हो, इसलिए कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। दे आल्सो अरेंज लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो इवन ये लोन वगैरह लेना होगा तो गवर्नमेंट एजेंसी से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं। और जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो एकदम हाई कॉस्ट वाले घर अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को रिजनेबल रेट में घर कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिल सकता है। ठीक है, ये हो गया हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें क्या है? सो देखो दिस सोसाइटीज आर फॉर्म बाय पुअर पीपल। जो पुअर पीपल है वो मिलके साथ में आ गए और उन्होंने क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टार्ट की। सो देखो the societies are formed by poor people to provide financial help and to develop their habit of saving among members. दोस्तों बैंक कैसे काम करता है? आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो बैंक पर रख दो, राइट? और अगर चाहिए तो लोन ले लो। वैसे ही एक कोऑपरेटिव सोसाइटी काम करती है, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। एग्जांपल बच्चों, नाम को सुना होगा आपने, नाम को, नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव। ओके, ऐसे ये हो गई क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक। तो वहां पे क्या होता है, बहुत सारे लोगों के सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट बैंक जैसा ही होता है। बहुत सारे लोगों ने पैसे लाके दिए, मतलब सेविंग की हैबिट क्रिएट हो गई, और जिसको लोन चाहिए ऑफ कोर्स उस वहां से लोन ले सकता है। सो दे हेल्प टू प्रोटेक्ट मेंबर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर हु चार्ज एक्सॉर्बिटेंट इंटरेस्ट फ्रॉम बोरोअर्स। तो जो साहूकार लोग होते हैं, मनी लेंडर मतलब साहूकार, ठीक है। सो जो प्राइवेट लोग होते हैं जो खुद पैसा देते हैं किसी को खेती के लिए, वॉट एवर द रीजन इज, लोन देते हैं, तो उस पर इंटरेस्ट रेट बहुत तगड़ा होता है। 24% इंटरेस्ट, 36% इंटरेस्ट। भाई आदमी मर जाता है, लाइफ टाइम पैसे देता ही रहता है, फिर भी कभी भी प्रिंसिपल पे नहीं होता, सिर्फ वो इंटरेस्ट ही देते रहता है, इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है। लगान देखा होगा ना आपने, लगान, इस साल दुगना लगान लगेगा, एग्जैक्टली वैसे ही होता है मनी लेंडर का। इंटरेस्ट लगाते जाता है, इतना इंटरेस्ट लगाता है कि एट द एंड वो प्रॉपर्टी हड़प लेता है और बोलता है चल निकल इधर से, ये खेती मेरी हो गई। ओके, ऐसा होता है, ऐसा ना हो, ऐसे पुअर फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना है, इसलिए सब लोग साथ में आ गए और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई, जिसमें से कॉमन मैन, पुअर मैन, जिसको चाहिए वो लोन वगैरह ले सकता है वहां से। ठीक है बच्चों, ये था सब कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। अब हम स्टार्ट करते हैं लास्ट पार्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या? सो देखो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20, द टर्म कंपनी टू मीन, कंपनी का मतलब क्या, मुद्दे की बात यहां से शुरू हुई। अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ।
ओके, मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस स्टार्ट किया के कॉमर्स एकेडमी। सर क्या ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है? नहीं है। सर हम कैसे आइडेंटिफाई करें ये कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी है या नहीं है? कोई तो ऐसे नाम रखता है ना, फॉर एग्जाम्पल माफत लाल एंड सन्स, कोई भी नाम रख देता है, माफत लाल एंड सन्स, ठीक है। या फिर के एंड कंपनी, मैंने खुद ने नाम रख दिया के एंड कंपनी। तो क्या नाम में कंपनी आ गया तो मैं कंपनी हूं? ओके, तो मेरी कंपनी कंपनी, आपकी कंपनी कंपनी नहीं, ऐसा थोड़ी चलेगा भाई। तो कंपनी कैसे आइडेंटिफाई करेगी? उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये है कि आपका बिजनेस कौन से एक्ट के अंडर रजिस्टर है। अगर आपका बिजनेस कंपनीज एक्ट 2013, मतलब नया बिजनेस होगा तो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर किया होगा। अगर उसके पहले आपकी पुरानी कंपनी है तो एनी अदर प्रीवियस लॉ, इसके पहले जो कंपनी लॉ था उसमें आपने रजिस्टर किया होगा। तो आइदर कंपनीज एक्ट 2013 और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ, पहले वाला जो भी था कंपनी लॉ, उसमें अगर आपने खुद की कंपनी रजिस्टर की हुई है तो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी हो। So I am reading this definition again. A company is incorporated under the Companies Act 2013 or any other previous company law. तो कंपनी लॉ में रजिस्ट्रेशन जरूरी है, अगर होगा तो ही आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी बोला जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना इसके एक एक पॉइंट, इंटरेस्टिंग भी है और याद रखना जरूरी भी है, लाइफ टाइम याद रखना जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। सर ये तो कोऑपरेटिव में भी था, यस बच्चों यहाँ पे भी है, हर पॉइंट कॉमन नहीं है लेकिन ये पॉइंट है। सो देखो, पर्सन ऑफ एनी कास्ट रिलीजन कैन बिकम द मेंबर ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोई भी पर्सन कंपनी का मेंबर बन सकता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ शेयर्स परचेज बाय वन पर्सन। और यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं बच्चों, आपके पास जितना पैसा है, आपको जितने शेयर्स खरीदने आप बाय कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं। एनीवन कैन बिकम अ मेंबर एंड एनीवन कैन बाय एनी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये था फर्स्ट फीचर, वॉलेंटरी। सेकंड इज रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन का पॉइंट एक्चुअली डेफिनेशन में भी हमने कवर किया। सो देखो, रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। सो अगर आपको कंपनी स्टार्ट करनी है तो कंपलसरी है, आपको रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन इमीडिएटली स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट। बच्चों एक सर्टिफिकेट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है, आप देख सकते हो यहां पे दिख रहा होगा आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देखो प्राइवेट लिमिटेड नाम लिखा हुआ है ना, आई हियर बाय सर्टिफाई दैट डैश डैश प्राइवेट लिमिटेड। तो जिस दिन से आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलेगा, अगर आप प्राइवेट कंपनी हो तो आप उस दिन से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। सर लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं, अगर मैं पब्लिक कंपनी रहा तो? दो ही टाइप की कंपनी होती है बेसिकली, प्राइवेट और पब्लिक। वैसे तो बहुत सारे टाइप है लेकिन प्राइवेट और पब्लिक पे फोकस करो। तो प्राइवेट कंपनी कैन स्टार्ट देयर बिजनेस, कब स्टार्ट कर सकती है? आफ्टर गेटिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ठीक है। और सेकंड लास्ट लाइन देखो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन मस्ट ऑब्टेन सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस टू स्टार्ट इट्स बिजनेस। स्टूडेंट्स, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ना तो उसको पहला सर्टिफिकेट मिला, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, चलो उस दिन से बिजनेस स्टार्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी हो तो आपको पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लेना तो पड़ेगा ही, साथ में आपको लेना पड़ेगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। दोनों सर्टिफिकेट आने के बाद आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। ये था रजिस्ट्रेशन। सो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस। देखो रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में क्या दिया है। द एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इज मेंशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। स्टूडेंट्स, एसपी में हमें डिटेल में दिया हुआ है कंपनी फॉर्मेशन के बारे में। अगर कंपनी फॉर्म करनी है आपको तो आपके पास दो डॉक्यूमेंट जरूरी होना चाहिए, एमओए और एओए, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दो डॉक्यूमेंट बेसिक है, इसके सिवा कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती, ठीक है। अब ये दो डॉक्यूमेंट जरूरी है और इसमें आपको कंपलसरी, एमओए में कंपलसरी मेंशन करना पड़ता है रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है। ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी आर केप्ट इन द रजिस्टर्ड ऑफिस। तो देखो बच्चों, रजिस्टर ऑफिस जो भी रहेगा आपका, मतलब सर रजिस्टर ऑफिस मतलब ऐसा रजिस्टर क्यों बोला जा रहा है बार बार? देखो बच्चों, आपका बिजनेस अगर बढ़ते गया, फॉर एग्जांपल ऑल ओवर इंडिया मेरे 20 प्लेसेस है, यहाँ पे ऑफिस है, यहाँ पे फैक्ट्री है, यहाँ पे प्लांट है, यहाँ पे मेरा गोडाउन है, ऐसे बहुत बड़ा बिजनेस है, हो सकता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, बट रजिस्टर ऑफिस एक ही रहेगा। पूरे इंडिया में कहीं पे भी हो, रजिस्टर ऑफिस एक ही रहेगा।
और जहां पे रजिस्टर ऑफिस है वहां पे कंपनी के सब इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, रखने ही पड़ते हैं। एमओए है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और भी कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर ऑफिस पे मेंटेन करने पड़ते हैं। ठीक है, सो रजिस्टर ऑफिस। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कौन है लीगल पर्सन? अरे कंपनी खुद एक लीगल पर्सन है। सो देखो, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। इट कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विथ थर्ड पार्टीज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। बच्चों, कंपनी अलग और मेंबर अलग, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग है। ओके, सो कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। देखो कंपनी कैसी दिखती है? ऐसी? अरे नहीं, ऐसा तो आदमी दिखता है ना, कंपनी ऐसी दिखती है, राइट? कंपनी ऐसी होती है। तो ये कैसे साइन करेगी, ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगी? साइन करने के लिए कोई पर्सन होगा, लेकिन कंपनी का खुद का एग्जिस्टेंस है। कंपनी खुद के नाम पे लोन ले सकती है, खुद के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकती है, खुद का रजिस्ट्रेशन होगा। सो कंपनी इज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग होता है। ओके, सो कंपनीज एक्ट ने बोला हुआ है इट इज सेपरेट लीगल पर्सन। नेक्स्ट, सेपरेट लीगल स्टेटस। देखो भाई, अगर वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल एक लीगल पर्सन है, तो उसको लीगल स्टेटस भी तो होता है ना, होना चाहिए ना। तो देखो, इट इज सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। बच्चों देख लो, नॉर्मली कंपनी में ओनर कौन होता है? कंपनी के ओनर कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ कंपनी। ठीक है, लेकिन इन द आइज ऑफ लॉ, लॉ की आंखों से अगर देखो तो आप अलग और कंपनी अलग, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है। ओके, तो कंपनी हैव सेपरेट लीगल स्टेटस। नेक्स्ट इज कॉमन सील। हर कंपनी को एक कॉमन सील होता है, ठप्पा। सो देखो, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, ये तो हमने देखा। इट डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक ह्यूमन बीइंग। हाँ भाई, ये तो है कि कंपनी को, फॉर एग्जांपल केके लिमिटेड नाम का कोई पर्सन देखा है आपने? यहाँ पे? नहीं सर, ऐसा कोई पर्सन होता है क्या? लिमिटेड तो कंपनी होती है ना सर। तो कंपनी एक ह्यूमन जैसा एग्जिस्टेंस नहीं है कंपनी को। ठीक है, इट इज आर्टिफिशियल पर्सन, नॉट नेचुरल पर्सन। एवरी जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज अ कॉमन सील, इसलिए हर जॉइंट कंपनी को साइन करने के लिए एक कॉमन सील होता है। ठीक है, तो अ सील हैज नेम ऑफ कंपनी इंग्रेव्ड ऑन इट, और वो जो सील होता है ना, उस पे कंपनी का सील इंग्रेव होता है, छपा होता है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉमन सील कैसे इंग्रेव हुआ है ना, छपा हुआ। तो अ सील इज अफिक्स्ड ऑन ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी, बट द डॉक्यूमेंट मस्ट बी साइन बाय कंपनी सेक्रेटरी एंड मिनिमम 2 डायरेक्टर्स। देखो, अगर कंपनी का कोई भी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है कंपनी को, तो उस डॉक्यूमेंट पे कंपनी का कॉमन सील तो बनता है भाई, कॉमन सील होना चाहिए। अगर कंपनी का कॉमन सील है तब हम समझेंगे कि कंपनी का कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुई है, हुई या हुआ जो भी है। कंपनी मेल फीमेल नहीं ना कुछ, तो कंपनी इज एक्चुअली एंटर्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, ये तभी समझेगा जब उस पर कॉमन सील रहेगा। लेकिन सिर्फ कॉमन सील लगा के काम नहीं चलेगा, सील तो कोई भी मार देगा भाई, ऐसे तो कोई मार नहीं सकता। लेकिन कॉमन सील के साथ साथ 2 लोगों की साइन होनी चाहिए उस पर, कंपनी के सेक्रेटरी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनके साइन होने चाहिए। मतलब एक प्रूफ रहेगा, यस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। तो देखो, लिमिटेड लायबिलिटी मतलब क्या? द लायबिलिटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर, द लायबिलिटी ऑफ all shareholders limited up to the extent of unpaid face value of shares held by them. ओके, मतलब क्या? सपोज मैंने किसी कंपनी का शेयर्स परचेस किया। ठीक है, शेयर्स की प्राइस थी एक्चुअल में 150 रुपीज, जिसमें से 60 रुपीज मैंने अब तक पेड कर दिए। कितने पेड करना बाकी है? 90। तो कंपनी डूब भी गई, कंपनी में लॉस हुआ, कंपनी पे कर्जा हो गया, कुछ भी हो जाए, मुझे ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे देने पड़ेंगे? 90 रुपीज। What it means? So देखो, वापस रीड कर रहा हूं मैं। लायबिलिटी ऑफ ऑल शेयर होल्डर्स लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड फेस वैल्यू ऑफ शेयर हेल्ड बाय देम। अनपेड वैल्यू जो पेड नहीं किया अब तक, तो 150 में से 60 तो पेड कर दिया ना, तो 90 पेड करना बाकी है, तो मैक्सिमम उतनी होगी मेरी लायबिलिटी। देखो आगे, देयरफॉर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर इज नॉट यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ कंपनीज लायबिलिटी। देखो बच्चों, इनकेस कंपनी में लॉस हो जाए, कंपनी में बहुत बड़ा कर्जा हो गया, तो कंपनी वाले बोलेंगे आप आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के पैसे लाके दो। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड थी, लिमिटेड है, लिमिटेड रहेगी। पार्टनरशिप में हमने देखा था ना बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी, प्रॉपर्टी बेच के पैसा लाना पड़ता, ये था अनलिमिटेड, वो था मतलब ये अनलिमिटेड है। यहां पे जितने पैसे देना बाकी है, अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स के अगर कुछ पैसे पेड करना बाकी है आपको तो देना पड़ेगा। अगर आपने पूरे पैसे ऑलरेडी दे दिए, शेयर्स के पूरे पैसे आप दे चुके हो, तो कंपनी डूब भी गई तो आपकी लायबिलिटी 0 रहेगी, कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है,
नेक्स्ट फीचर इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। क्या हम शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? यस स्टूडेंट्स बोलो। ओके, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन ये था आपका स्टूडेंट का कि सर वहां पे बोला हुआ है अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स, लायबिलिटी कितनी है? अनपेड अमाउंट की, मतलब जितने पैसे पेड नहीं किए, अब तक पेड करना बाकी है, उतनी लायबिलिटी होती है। सर मतलब ऐसा होता है जब हम शेयर्स परचेस करते तो पूरे पैसे नहीं देते सर? ऐसा कैसे सर, आधे पैसे में शेयर्स कैसे दे देते हो? राइट, यही आपका सवाल है। सो वेरी नाइस डाउट बच्चों, क्या बात है, एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा आपने। अब देखो बच्चों रियलिटी में क्या होता है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है उससे बोलते हैं आईपीओ, इशू पब्लिक ऑफर। ठीक है, पब्लिक को इनवाइट किया और सबको शेयर्स दिया जाता है। नॉर्मली समझ लो शेयर्स की प्राइस अगर 150 रुपीज है ना, 150 रुपीज, तो स्टार्टिंग में जब पब्लिक को इनवाइट किया जाता है ना, सिर्फ 30-40 रुपीज मंगवाए जाते हैं शेयर्स के नाम पे। शेयर्स के नाम पे दे दे रे बाबा, तो 40 रुपए मंगा लिए फॉर एग्जाम्पल पर शेयर। ठीक है, तो अब वापस पैसों की जरूरत पड़ी तो वापस शेयर होल्डर से फॉर एग्जांपल 30 रुपीज मंगवाए, नेक्स्ट टाइम 30 रुपीज मंगवाए, हो गए 70। वापस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, वापस 20 रुपए मंगवाने हैं, 20 रुपए मंगा सकते हैं। एक्चुअल में ऐसा ही होता है। कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो पूरे पैसे नहीं कॉल करती, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे पैसे डिमांड किए जाते हैं, उसे बोलते हैं कॉल करना। तो कंपनी कॉल करती है और शेयर होल्डर को पैसे देने पड़ते हैं। तो मैक्सिमम कितने पैसे देने पड़ेंगे? जो अनपेड है, मतलब अब तक पेड नहीं किए, शेयर्स बाय किया लेकिन पैसे नहीं दिए, उतने पैसे ज्यादा से ज्यादा पे करने पड़ेंगे। तो हमारी लायबिलिटी ओवरऑल लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। अगर आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, कोई टेंशन नहीं। ए ने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी को दिया, बिंदास ट्रांसफर करो, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन आगे देखो, द शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हो तो वहां पे शेयर आप फ्रीली ट्रांसफर नहीं कर सकते, रेस्ट्रिक्शन है, बैन नहीं है बच्चों, रेस्ट्रिक्शन है। शेयर ट्रांसफर कर सकते हो लेकिन रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। सो देखो, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमने अभी तो देखा यार, शेयर होल्डर ये एक्चुअल में पावर, ये इनके पास पावर होती है, ये सच में ओनर होते हैं, रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो आगे देखो, द ओनरशिप ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज विद शेयर होल्डर एंड द मैनेजमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो शेयर होल्डर्स देखो बहुत सारे, आप भीड़ देख सकते हो ना फोटो में, बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इतने सारे शेयर होल्डर, मतलब पीछे भी है, तो ये शेयर होल्डर क्या करते हैं? वोटिंग करके कुछ फ्यू पीपल को अपॉइंट कर देते हैं कंपनी संभालने के लिए, मैनेज करने के लिए। ये होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, तो इसलिए लास्ट लाइन देखो, सो देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। ओनर आराम से घर पे बैठा हुआ है, जिसने पैसे इन्वेस्ट कर दिए हैं, शेयर्स बाय कर लिए हैं, वो घर पे बैठा है, उसका मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं। और मैनेजमेंट में कंपनी के मैनेजर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, वो उनका काम है, वो मैनेज करते हैं बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब अरे जिंदगी जैसे चलती जाएगी जाएगी, जिंदगी कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन कंपनी की जिंदगी कभी ना खत्म हो पाएगी। वाह वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। सो देखो, द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इनसैनिटी ऑफ एनी मेंबर और एम्प्लॉय डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी। सो ओनर आए जाए, कंपनी के एग्जिस्टेंस को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बच्चों एग्जांपल देखते हैं हम टाटा का। टाटा ग्रुप किसने स्टार्ट किया था? टाटा ग्रुप जमशेदजी टाटा, 1887 की बात है, तब उन्होंने स्टार्ट किया था, JRD जमशेदजी टाटा। उसके बाद नेक्स्ट बिजनेस संभालने वाले दोरबजी टाटा, टाटा NB शकत वाला, उसके बाद JRD टाटा, देन रतन टाटा, देन साइरस मिस्त्री को अपॉइंट किया था और अभी वापस रतन टाटा जी आ चुके हैं पोजीशन पे। तो ये जो बिजनेस इन्होंने संभाला है बच्चों, ओनर एक्चुअल में कौन थे? फाउंडर कौन थे? जमशेदजी टाटा। तो क्या जमशेदजी टाटा गए, रिटायर हो गए या फिर उनकी डेथ हो गई, क्या कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कुछ फर्क पड़ा? क्या टाटा कंपनी बंद हो गई? टाटा कंपनी के प्रोडक्ट बंद हो गए? कुछ नहीं हुआ, कंपनी चलती रही। जब तक सूरज चांद रहेगा टाटा कंपनी का नाम रहेगा, चाहे ओनर आए जाए, चेंज हो जाए, एक्सीडेंट हुआ और 10 के 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, सब ऑन द स्पॉट गए,
ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन सपोज सबके सब खत्म हो गए फिर भी कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का एग्जिस्टेंस अलग है। हमने देखा ना, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस बच्चों, कंपनी का अस्तित्व अलग है, ओनर का एग्जिस्टेंस, ओनर या फिर मैनेजमेंट का एग्जिस्टेंस अलग है। तो किसी के भी जाने या आने से कंपनी को फर्क नहीं पड़ता, कंपनी चलते ही रहेगी फॉरएवर, इसलिए उसको बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी चलो हमने स्टार्ट भी कर ली, उसके क्या फायदे? तो फर्स्ट इज लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बच्चों आप ह्यूज अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो। सो देखो, इट कैन कलेक्ट द ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इट कैन ऑल्सो एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड इशू डिवेंचर टू रेज फंड्स। यस स्टूडेंट्स, ओके, सो वी आर टू कंटिन्यू विद दिस लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। बच्चों लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल में क्या किस्सा है एग्जैक्टली? देखो, अगर हमें बिजनेस करना है, एक्सपांड करना है, अकेले तो नहीं कर सकते, 2% 3%, तो कितना करोगे ना? आपको अगर अनलिमिटेड मतलब बहुत ज्यादा फंड चाहिए, डेवलप करना है, बिजनेस एक्सपांड करना है, तो आपको इतना फंड कौन दे सकता है? शेयर होल्डर्स। तो ये तो सिर्फ गिने चुने, मतलब यहाँ पे फोटो में 6-7 हाथ होंगे, लेकिन ऐसे 6 लाख 7 लाख 10 लाख 6 करोड़ इतने लोगों से भी आप पैसे रेज कर सकते हो, पैसे ले सकते हो। इवन पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट डिपॉजिट भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पॉसिबल होता है इन कंपनी। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, बहुत पैसा आप रेज कर सकते हो मार्केट से। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट। बच्चों इसमें मैनेजमेंट बहुत प्रोफेशनल होती है। सो देखो, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। ठीक है, तो ड्यू टू लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, देखो कंपनी में बहुत पैसा होता है, अभी हमने देखा ना, लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी कैन अपॉइंट हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल, और ये एज अ मैनेजर, एज अ चीफ अकाउंटेंट, वो एकदम क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। बच्चों हाई सैलरी, तगड़ी सैलरी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं पैसे का। तो बाय पेइंग अट्रैक्टिव सैलरी दे कैन अपॉइंट क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ, और उसकी वजह से डेफिनेटली आप बिजनेस एक्सपांड कर सकते हो। ये बहुत बड़ा मेरिट है जॉइंट स्टॉक कंपनी का। नेक्स्ट इज मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए बहुत स्कोप होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। सो देखो, जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें बहुत सारा पैसा आता है। अट्रैक्टिव सैलरीज आर पेड टू प्रोफेशनल मैनेजर्स, और ऑफ कोर्स अभी तो हमने देखा ना, मैनेजर जो है उनको अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। सो प्रॉपर अथॉरिटीज आर गिवन टू टेक बिजनेस डिसीजन। बच्चों अगर बिजनेस एक्सपांड करना है तो किसके हाथ में होता है? ज्यादा करके कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में। देखो, कंपनी की मैनेजमेंट अगर इतनी क्वालिफाइड है, इतनी नॉलेजेबल है, आप देखो यहाँ पे किसी का कोई विजन है, दूर का विजन है, कोई लैपटॉप पे काम कर रहा है, कोई सिस्टम आईटी रिलेटेड काम कर रहा है, तो ऐसे प्रोफेशनल टीम होने की वजह से बिजनेस एक्सपांड होने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है। देखो, अगर मैं अकेला हूं तो मैं कितने एक्सपांड करूंगा ना, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 4 ब्रांच, बस कहीं ना कहीं लिमिटेशन है। लेकिन अगर मेरे पास टीम है, वो भी प्रोफेशनल लोगों की टीम है, तो डेफिनेटली बिजनेस की ग्रोथ फास्ट हो सकती है, बिजनेस एक्सपांड हो सकता है। ठीक है, देयर इज मोर स्कोप फॉर एक्सपेंशन। नेक्स्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। तो देखो, एज पर द एक्ट द कंपनी हैज टू गेट इट्स एनुअल अकाउंट्स ऑडिटेड बाय अ प्रॅक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटंट। लई भारी वाटतं स्टुडंट, काय सांगू तुम्हाला। तो स्टूडेंट्स, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, ये कंपनी में लोग बहुत ट्रस्ट करते हैं। क्यों ट्रस्ट करते हैं? क्योंकि कंपलसरी इनका जो अकाउंट्स होता है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट होता है, मतलब चेक होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद वेरीफाई करता है। और बच्चों, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने अगर कुछ वेरीफाई कर लिया ना एक बार, समझ लो वो कागज नहीं सर्टिफिकेट बन जाता है। इवन अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वंस सेड, मतलब वो प्राइम मिनिस्टर थे तब की ही बात, उन्होंने बोला हुआ है, द सिग्नेचर ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज मोर वैल्यूएबल देन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी कंट्री। व्हाट आई एम सेइंग, signature of chartered accountant is more priceable, more valuable than prime minister of any country। स्टूडेंट, बहुत प्राउड वाली फीलिंग है जब प्राइम मिनिस्टर खुद ऐसा कुछ बोलते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए, बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। ओके, और इतनी प्राउड वाली फीलिंग है, इतना ट्रस्ट है, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट जो काम करता है ना, तो लोग उस पर भरोसा करते हैं। मैंने बोला ना, वो कागज नहीं रहता, वो सर्टिफिकेट बन जाता है, डॉक्यूमेंट नहीं रहता। तो पीपल बहुत ट्रस्ट करते हैं कंपनीज में। क्यों? क्योंकि कंपलसरी ऑडिट होता है बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट रिलीफ इन टैक्सेशन। टैक्सेशन में बेनिफिट मिलता है कंपनी को, कैसे? देखो, इट रिक्वायर टू पे टैक्सेस एट फ्लैट रेट। बच्चों, इंडिविजुअल के केस में ऐसा होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, वैसे वैसे टैक्स का रेट बढ़ता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कम इनकम कमा रहा हूँ 5 लाख से कम तो मुझे टैक्स नहीं लगेगा, ज्यादा इनकम कमाऊंगा तो 10% टैक्स, 10 लाख से ज्यादा कमाए तो 20% टैक्स, 20 लाख से ऊपर कमाए तो 30% टैक्स एंड सो ऑन। एक्चुअली 10 लाख के ऊपर ही टैक्सेस का रेट डायरेक्ट 30% हो जाता है। सो इनकम बढ़ते गई, टैक्स का रेट भी बढ़ते गया। वैसा कंपनी के केस में नहीं होता, कंपनी को फ्लैट रेट ऑफ टैक्स, 1 रुपया कमाओ नहीं तो 1 करोड़ कमाओ, टैक्स का रेट सेम होता है। ओके, सर्टन एग्जम्पशंस एंड कंसेशंस आर गिवन टू जॉइंट स्टॉक कंपनी। इवन जॉइंट स्टॉक कंपनी को बहुत बार कंसेशन भी दिया जाता है। किस लिए कंसेशन दिया जाता है? देखो, विच ओपन ब्रांचेस इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी ने स्लम एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया, ओके, स्लम एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया, तो स्लम एरिया में या फिर रूरल एरिया में, बैकवर्ड एरिया में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसकी वजह से होगा क्या, आप कंपनी स्टार्ट करोगे तो वहां के जो लेबर लोग हैं उनको भी खाने पीने का सहारा मिलेगा और उनको भी एक अच्छा लाइफस्टाइल वो जी सकते हैं, राइट। तो इस ऐसी चीजों के लिए बहुत बार गवर्नमेंट इंसेंटिव्स देती है और कंसेशन देती है कि चलो हम टैक्स माफ कर देंगे, हम 2 साल टैक्स नहीं लेंगे, टैक्स का रेट कम चार्ज करेंगे, बस आप कुछ सोशल एक्टिविटी करो, कुछ अच्छा काम करो, ठीक है। नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन हमने देखा ना यार, वही है ऑफकोर्स। द डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी, इंसैनिटी ऑफ एनी मेंबर डज नॉट रिजल्ट इन डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी। कंपनी चलते ही रहेगी, कोई मेंबर आए या जाए, कंपनी गोज फॉरएवर। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है, कंपनी बंद नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट इज लिमिटेड लायबिलिटी। लायबिलिटी लिमिटेड होने की वजह से बच्चों कोई भी डरता नहीं है, कोई भी कंपनी का पार्ट बन सकता है। सो देखो, लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम। सो फॉर एग्जांपल, एक शेयर्स मैंने यहां पे डॉलर में, ऑफकोर्स अब इसको रुपीज समझ लो, ठीक है। एक शेयर्स मैंने लिया था फॉर एग्जांपल 200 रुपीज में, ओके, उसमें से 100 रुपीज मैंने पेड कर दिया, 100 रुपीज पेड करना बाकी है, अनपेड है ना 100 रुपीज अनपेड है। इन केस कंपनी बंद पड़ती है, कंपनी का लॉस होता है, कंपनी में बहुत सारा लोन हो जाता है, तो मुझे मैक्सिमम कितना रुपया लाना पड़ेगा, 100 रुपी पर शेयर, 100 इंटू जितने शेयर्स मैंने लिए होंगे। तो लायबिलिटी लिमिटेड है, टेंशन नहीं है, रिलैक्स है आदमी, मुझे पता है कि मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को कोई टच नहीं कर सकता, ठीक है। ये तो हो गए मेरिट्स। अब देखते हैं डीमेरिट्स। जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ डीमेरिट्स भी बच्चों, उसमें फर्स्ट है रिजिड फॉर्मेशन। इसका फॉर्मेशन है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बच्चों, कंपनी बनाना इतना इजी नहीं है। सो देखो, रजिस्ट्रेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज कंपलसरी। पहली बात तो हमने देखा रजिस्ट्रेशन भी कंपलसरी है। इट रिक्वायर नंबर ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स, इसको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ते हैं। इवन प्रोसीजर ऑफ फॉर्मेशन इज कॉम्प्लिकेटेड, एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कंपनी स्टार्ट करना है ना आपको, तो झंझट बहुत ज्यादा है। मतलब कंपनी स्टार्ट करना है तो भाई डॉक्यूमेंटेशन बहुत लगेगा, पैसे लगेंगे, ऑफिस में चक्कर ऑफिस खेलना पड़ेगा एंड सो ऑन। तो देखो स्टेप्स कैसी होती है। इवन सबसे पहले कंपनी को डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, उसके बाद एमओए एओए डॉक्यूमेंट बनाओ, फिर एप्लीकेशन करो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के लिए, फिर पैन कार्ड लो, कंपनी का पैन कार्ड निकालो और फिर कंपनी रजिस्टर करो। मतलब इसमें एक्चुअल में बोलने के लिए तो शॉर्ट है, लेकिन प्रैक्टिकली ये पूरी प्रोसीजर में बहुत टाइम लगता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है, हेक्टिक भी है, पैसा भी लगता है और कॉम्प्लिकेटेड भी है प्रोसेस, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डीमेरिट है कि नॉर्मली लोग कंपनी स्टार्ट नहीं करते, बहुत झंझट बहुत होती है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ सीक्रेसी। स्टूडेंट, आप डेटा सीक्रेट नहीं रख सकते। तो देखो, ऑल द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एट रजिस्टर्ड ऑफिस। बच्चों, फॉर एग्जांपल कंपनी का एमओए है, एओए है, रजिस्टर है, ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के एग्जिस्टेंस के, तो वो सबके लिए अवेलेबल रखने पड़ते हैं, ओपन। भाई रजिस्टर ऑफिस पे रखे, जिसको जाना है देखो इंस्पेक्शन कर सकते हैं। तो देखो, द कॉम्पिटिटर्स कैन टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ इंटरनल इंफॉर्मेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये मेंबर से कोई भी जा सकता है, कंपनी में जाके बोलेगा भाई मुझे डॉक्यूमेंटेशन चेक करना है, मुझे इंस्पेक्शन करना है, मुझे डॉक्यूमेंट दो। क्या कंपनी को देना पड़ेगा? ऑफ कोर्स देना पड़ेगा, इनको डॉक्यूमेंट देंगे और कंपनी ये सब लोग चेक कर सकते हैं। तो एनीवन कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो बहुत सारे बुक्स है जो कोई भी चेक कर सकता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि साला कॉम्पिटिटर आए और बुक चेक करके जाए और उसको अपनी कंपनी की इंफॉर्मेशन पता हो जाए, ऐसा हो सकता है। सो देयर इज क्वाइट रिस्क, सीक्रेसी मेंटेन नहीं रहेगी, ठीक है। इवन बच्चों, इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं ना पब्लिक लिमिटेड के, फॉर एग्जांपल टाटा लिमिटेड का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, साल भर में कितना कमाया, प्रॉफिट कितना, लॉस कितना, अगर ये देखना है तो गूगल पे डाल दो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्यों?
क्योंकि इन्होंने इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गूगल पे डाले हुए कंपलसरी होता है, पब्लिक कंपनी को सब कुछ डिस्क्लोज करना पड़ता है, गवर्नमेंट को भी और पब्लिक को भी, इसलिए सीक्रेसी मेंटेन नहीं होती। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन लेने में बहुत टाइम लग जाएगा। कैसे? सो देखो, ऑल द इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजंस आर टेकन इन द शेयर होल्डर्स मीटिंग इज वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग। देखो बच्चों, अगर बिजनेस मैनेज करना है तो डे टू डे बिजनेस के जो डिसीजन है ना, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले लेते हैं, वो तो नॉर्मल चीज। लेकिन जो बड़े डिसीजन लेने हैं, कंपनी एक्सपांड करनी है, कंपनी क्लोज करनी है, लोन लेना है, शेयर्स इशू करने हैं, अगर बड़ा डिसीजन होगा कंपनी का कोई भी, तो वो कहां पे लिया जाता है? शेयर होल्डर्स के मीटिंग में। तो देखो, विच इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग। ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सेंट मिनिमम 21 days बिफोर द मीटिंग, देयरफॉर देयर इज ऑलवेज अ डिले इन डिसीजन मेकिंग। बच्चों, फॉर एग्जांपल कोई डिसीजन लेना है कंपनी में, ठीक है, तो पूछना पड़ेगा बड़ा डिसीजन लेने को किसको पूछना पड़ेगा? शेयर होल्डर्स को। लेकिन शेयर होल्डर्स को, वो तो घर पे बैठे हैं, तो उनको बुलाना पड़ेगा कहां पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। ओके, एनुअल जनरल मीटिंग में अगर उनको बुलाना है तो उनको इन्विटेशन भेजना पड़ेगा। इन्विटेशन भेजना पड़ता है एटलीस्ट मीटिंग के 21 days बिफोर। तो सब डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करो, 21 days, मिनिमम 21 days पहले डॉक्यूमेंट सेंड करो शेयर होल्डर को कि आप ऐसे ऐसे मीटिंग में आ जाओ। उसमें सब कुछ लिख के देना पड़ता है आपको। एजेंडा, यहाँ पे आपको नाम दिख रहा है ना, एजेंडा, मतलब कंपनी में क्या क्या डिस्कस होने वाला है, सब कुछ डिटेल में देना पड़ता है। ओके, सब कुछ मीटिंग में डिटेल में देना पड़ता है। और ये सब मीटिंग में देने के बाद मीटिंग में लोग आएंगे, फिर उनका वोटिंग लिया जाएगा। इतने सारे लोग आए, उनका वोटिंग लिया जाएगा। वोटिंग के बाद जो मेजोरिटी लोग बोलेंगे, तो मेजोरिटी लोगों के सबसे डिसीजन फाइनल होगा और फिर डिसीजन आप ले सकोगे। तो ये पूरे प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है। आज मैंने डिसाइड किया चलो आज के आज मीटिंग ले लेंगे, ऐसा नहीं है। मीटिंग की नोटिस ही 21 days पहले देनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, डिसीजन लेने में थोड़ा डिले हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। तो मैनेजर एंड डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट एबल टू इस्टेब्लिश पर्सनल कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो कहां पे बैठे हैं? कंपनी में। कंपनी में बैठे और वो पूरे बिजनेस डिसीजन, पूरे कंपनी के हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं और बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कस्टमर की, कस्टमर है कहां पे? वो तो शॉप में है, उसको ऑफिस तो पता भी नहीं कहीं। तो कस्टमर्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन मेनी टाइम्स। अब मैं रिलायंस फ्रेश में गया फ्रूट्स वेजिटेबल्स खरीदने, क्या मुझे अंबानी जी मिलेंगे वहां पे? अरे लो भाई, लेके जाओ, कटारिया जी कैसे हो, लेके जाओ एप्पल वगैरह खाओ, मजे करो। अरे नहीं नहीं, वो कब मिलेंगे भाई? वो पता भी नहीं इंडिया में है किधर, इंडिया में है अब बाहर गए हुए, दुनिया में कौन से कोने में है पता भी नहीं। कंपनी चल रही है, मैनेजमेंट चल रही है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन मैनेजमेंट टॉप लेवल का और कस्टमर का डायरेक्ट कांटेक्ट कभी नहीं आता। और मुझे वो प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया, मेरा लाइक्स और डिसलाइक क्या है, वो ओनर तक या फिर कंपनी के टॉप मैनेजमेंट तक कब जाएगा पता नहीं, ठीक है। देयर इज नो पर्सनल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट, हाई कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट। सो इट इज रेडी टू स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉर द एडवर्टीजमेंट। मैंने बोला ना बच्चों, कंपनी एडवर्टीजमेंट पे बहुत खर्चा करती है, एकदम ह्यूज एक्सपेंडिचर, ठीक है। द मैनेजर गेट्स बेस्ट सैलरी, मैनेजर को सैलरी भी अच्छी होती है, तगड़ी होती है, एंड अदर बेनिफिट। इट रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ ऑपरेशनल एक्सपेंसेस। बच्चों, देखने के लिए, कमाने के लिए जितना बड़ा होता है ना बिजनेस, उतना ही एक्सपेंस के लिए भी होता है। कोई बिजनेस ऐसा नहीं कि खर्चा जीरो है भाई, सिर्फ कमाते जा रहे हैं। अगर कमाई उतनी है, उतना बड़ा बिजनेस है, उतना ज्यादा पैसे लाए, पब्लिक को शेयर से चुकी है, पब्लिक से पैसा लाए, तो उतना मेंटेनेंस भी तगड़ा होता है बच्चों। एक्सपेंसेस का बोझ बहुत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मैनेजर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी कंटिन्यूस देना है, रेंट पे करना है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरिट्स और डिमेरिट्स। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ कंपनीज। बच्चों, बेसिकली टाइप्स ऑफ कंपनी तो वैसे बहुत सारे हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मतलब क्या? देखो मीनिंग क्या दिया हुआ है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल, ऐसी कंपनी जो रेस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट शेयर्स, जहां पे शेयर ट्रांसफर करने में रेस्ट्रिक्शन होते हैं। मतलब एक कंपनी, एक पर्सन दूसरे कंपनी को शेयर इजीली नहीं ट्रांसफर कर सकता, कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं, मतलब वो प्राइवेट कंपनी है। लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200, ज्यादा से ज्यादा मेंबर कितने होने चाहिए? 200, उससे ज्यादा नहीं। एंड थर्ड क्या दिया है? प्रोहिबिट मतलब बैन करना, बैन एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी। तो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर लेने के लिए आप पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। अगर पब्लिक को इनवाइट कर दिया तो पब्लिक कंपनी और प्राइवेट में क्या फर्क रहेगा?
सिंपल है ना। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 3 रेस्ट्रिक्शन होना जरूरी है। शेयर ट्रांसफर में रेस्ट्रिक्शन हो, मैक्सिमम मेंबर 200 और प्रोहिबिटेशन टू इनवाइट टू पब्लिक टू बाय द शेयर्स और डिवेंचर। तो पब्लिक को आप इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक पैसे देने के लिए। नाउ फीचर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फर्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, ठीक है। नेक्स्ट मस्ट हैव, जस्ट अ सेकंड, यस, तो यहां पे दिया हुआ है मस्ट हैव, अरे एक सेकंड, हाँ, मस्ट हैव मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। प्रोहिबिट मतलब बैन करना, एनी इन्विटेशन, वो हमने इसके पहले देखा वही है बच्चों, तो नॉर्मली सब पॉइंट। सो प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पर्सन अदर देन इट्स मेंबर डायरेक्टर्स ऑफ देयर रिलेटिव्स। सो जो कंपनी के मेंबर है उसी से हम पैसे ले सकते हैं, जनरल पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, ओके। और लास्ट फीचर, फोर्थ फीचर इज बैन ऑन इनवाइटिंग टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी शेयर्स और डिबेंचर ऑफ कंपनी। सीधा सीधा दे दिया बैन, ये पब्लिक को, जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। न्यूज़पेपर में मैं कल एडवर्टाइजमेंट नहीं दे सकता कि प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स इशू करने, भाई प्राइवेट लिमिटेड है ना, तो पब्लिक को कैसे बुला रहा है, जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उनसे पैसे आप ले सकते हो। और लास्ट इज रेस्ट्रिक्शन ऑन द राइट ऑफ मेंबर टू ट्रांसफर इट शेयर्स, और वहां पे शेयर ट्रांसफर करने के लिए कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन होने चाहिए। अगर ये 5 के 5 फीचर्स मैच हो रहे हैं, मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम 200, ओके। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 लाख रुपए, पब्लिक को आप शेयर्स इशू नहीं कर सकते, ओके, शेयर्स भी नहीं, डिबेंचर्स भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो अगर ऐसा होगा तो वो होती है प्राइवेट कंपनी। इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज नॉट फुलफिल, मतलब 5 कंडीशन हमने देखे ना, एक भी कंडीशन अगर ब्रेक हो गई तो कंपनी शैल बी कंसिडर एज पब्लिक कंपनी, तो कंपनी डायरेक्ट पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। तो देखो, इन द केस ऑफ प्राइवेट कंपनी इट मस्ट ऐड द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड एट द एंड ऑफ द नेम। कंपनी के नाम के एंड में पीबीटी एलटीडी, दैट इज प्राइवेट लिमिटेड, लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी, लास्ट पार्ट बचा है बच्चों, जागते रहो। पब्लिक कंपनी क्या है देखो, अ पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। क्या बात, क्या डेफिनेशन, क्या मीनिंग दिया, एकदम ढासू। प्राइवेट कंपनी का मीनिंग तो अलग था, लेकिन पब्लिक का क्या है, पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। जो प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक है, ओके। एंड हैज मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल यहाँ पे 5 लाख चाहिए, प्राइवेट के लिए 1 लाख था, पब्लिक के लिए 5 लाख से, ठीक है। एंड हैव द राइट टू ट्रांसफर द शेयर्स ऑफ कंपनी, और कंपनी के शेयर ट्रांसफर आप कर सकते हो, ये राइट भी इसमें होना चाहिए, ओके। तो देखते हैं इसके भी फीचर्स। सबसे पहले देयर शुड बी मिनिमम 7 मेंबर्स। प्राइवेट में क्या था, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। यहां पे क्या है, मिनिमम 7 मेंबर, मैक्सिमम अनलिमिटेड, कितने भी मेंबर हो सकते हैं, हायर लिमिटेशन नहीं है। मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए पब्लिक लिमिटेड स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख। मिनिमम शेयर कैपिटल वहां पे 1 लाख था, यहाँ पे 5 लाख है। और सच हायर पेड अप कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब, या फिर हायर भी हो सकता है पेड अप कैपिटल। नेक्स्ट, हैज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अगर शेयर ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शन है तो प्राइवेट कंपनी, रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो पब्लिक कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, डज नॉट प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। अगर आपको प्रोहिबिट कर दिया, बैन लगा दिया कि आप पब्लिक से पैसे नहीं ले सकते, समझ जाओ आप हो प्राइवेट लिमिटेड। और अगर देयर इज नो प्रोहिबिशन, कोई लिमिट नहीं, आप किसी से भी पैसा ले सकते हो, आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो, पब्लिक से शेयर इशू कर सकते हो, पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकते हो पैसे। अगर ऐसा रहा तो वो प्राइवेट नहीं, पब्लिक कंपनी। सो द पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स। यहाँ पे 3 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड में 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक में 3 डायरेक्टर मिनिमम। और ये मेंबर अलग है बच्चों, मेंबर 7 होने चाहिए, डायरेक्टर 3। द पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज लिमिटेड एट द एंड ऑफ इट्स नेम। और पब्लिक कंपनी के नाम के एंड में पब्लिक लिमिटेड होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे कंपनी ABC पब्लिक लिमिटेड, तो ऐसा लिखा होना चाहिए, ठीक है। सो ये था बच्चों टॉपिक नंबर 4, सीरीज नंबर 4, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1।
ओके, जो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया। होले 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 हो जाएगा टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मार्क्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए डू गिव वेटेज टू इट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस प्रैक्टिकली लाइफ में काम में आएगा। ठीक है, तो वो हिसाब से स्टडी करो, दिल से स्टडी करो और अच्छे अच्छे मार्क्स लाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी ही नेक्स्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए आपसे लेता हूं अलविदा, नमस्कार, बाय बाय।